सबसे पहले तो महिपाल जी आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस बार आप हरनावा की जनता को प्रतिनिधित्व दे रहे हो, इसके लिए अजंता प्लस चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। आप मुझे ये बताइए कि बतौर उम्मीदवार आप हरनावा में क्या क्या प्रॉब्लम्स देखते हो, किन किन चीज़ों का समाधान यहाँ होना चाहिए आपके चुनाव जीतने के बाद में? देखिए, समस्याएं देखी जाए तो ये भारत है जी, जो कि एक विश्व के स्तर पर देखा जाए तो हम लोग काफ़ी पीछे हैं जी। कई चीज़ों से। तो उन चीज़ों के समाधान में समय लगेगा, वो बड़े लेवल की हो गई। फिर जैसे जैसे आते हैं तो पंचायत लेवल से ही, एक ग्रामीण लेवल से ही एक देश की उन्नति शुरू होती है। और जब देश के गांव और पंचायत लेवल यदि सुधरता है तो फिर धीरे धीरे देश भी सुधरता है, उसकी उन्नति होती है। तो विकास कार्य देखे जाए तो विकास कार्य लगभग आम जो कॉमन है सब करवाते हैं कि ब्लॉक रोड्स है, पानी की समस्या है, बिजली की है, सरकारी योजनाएं हैं जैसे लेटरिन बाथरूम है, गैस की है, मकान बन रहे हैं वगैरह वगैरह, ये सब करवाते हैं। मेरा धैर्य कुछ और है। मैं चाहता हूं कि विकास सबसे पहले जो हमारे यहाँ के रहवासी है उनकी आंतरिक स्थिति का हो। और आंतरिक स्थिति का मतलब हो गया जैसे समझ का, मान लीजिए कई हमारे यहाँ समस्याएं हैं जो समझ का और आपसी भाईचारे को कभी एक नहीं होने देती, जिसका नाम है जातिवाद है, बासवाद है, गांववाद है। सबसे पहले जो ये बीमारी जो खून में मिल चुकी है यहाँ पे, आई राजनीतिक कारण है ये और कोई विशेष नहीं है ये कि भाई किसी कमी से या किसी लड़ाई से, किसी झगड़े से, किसी चीज के कारण नहीं। इसमें हम जैसे, मैं भी उसमें शामिल हो सकता हूँ शायद, जैसे राजनीति करने वाले सभी अभी उसमें शामिल है। किसी ने अभी तक ये पहल नहीं करी है, ना तो वार्ड स्तर पे करी है, ना पंचायत स्तर पर, ना जिला स्तर पे, क्योंकि राजनीति करने वालों का सबसे बड़ा नींव है जातिवाद, बासवाद, गांववाद, ये वाद वो वाद। तो मेरी आंतरिक इच्छा यही है कि जातिवाद से ऊपर उठ के जातिवाद, बासवाद, जितने भी वाद हैं, गांववाद वगैरह वगैरह जो भी वाद है, इन सब की शुरुआत मैं करूं और पहला कदम मैं रखूं कि आओ हम सब मिलकर इस चीज को मिटाते हैं। उसके बाद में विकास की गिनती शुरू होगी, उसके बाद में ही विकास का कार्य शुरू होगा। आप पूछ सकते हैं कि कैसे, बताइए। जैसे कि आज राजनीति स्तर पर 2 गुटों में, 3 गुटों में जातिवाद के स्तर पर बढ़ चुके हैं वोटर्स। और गांव के जैसे बरनेल गांव भी है, हरनावा भी है, यहाँ पर भी 4 टुकड़े हैं, ये बास कोल्डियाँ जो होती है, इधर उधर के मोहल्ले, इनके भी वाद होते हैं। तो ऐसे करके वोटर्स बढ़ चुके हैं। बटे वही लोग हैं जो कुछ अपने आप को जबरदस्ती प्रूव करना चाहते हैं कि हम भी कुछ हैं, बल्कि आम जनता नहीं बटी है। आम जनता अपना काम कर रही है, सुबह खेत में जा रही है, दिन में काम कर रही है, शाम को वापस आ रही है। तब ये जातिवाद, ये जितने भी वाद हैं, इन वादों के कारण क्या है कि आज कोई भी सरपंच बनता है किसी भी पंचायत से, या कोई एमएलए भी बनता है किसी भी तहसील से, तो वो गुटबाजी हो चुकी है। वो गुटबाजी हो चुकी है, 50-50 का रेसा मान लो आप, या रेसा डिवाइड होते रहते हैं कैसे भी। उन डिवाइडेशन के कारण मानिए कि आज मैं सरपंच पद मिलता है मुझे, और जब ये डिवाइडेशन देखा जाए तो उसमें मस्तिष्क में यही आएगा, यार इन लोगों ने हमें वोट ही नहीं दिए, इन लोगों ने ये नहीं किया। नहीं, चुनाव जीतने के बाद में तो यही ध्येय होना चाहिए कि भाई विकास के लिए कोई भी सामने आया। सब बराबर है, बिल्कुल मानता हूं, मैं वहीं पहुंच रहा हूं जहां पहुंचाना चाहते हैं मुझे। तो ये चीज हर जगह डिवाइडेशन कर देती है और ये होता है, इसको हम छुपा नहीं सकते कैमरे के सामने, तो इसका मतलब हम छुपा दें, ये छुपेगा नहीं। ये हर जगह है, ये कूट कूट के भरा है, हमारे खूनों के अंदर बस चुका है, इस ब्लड के अंदर घुस चुका है जातिवाद, मोहल्लावाद, गांववाद वगैरह वगैरह। तो मेरी पहली शुरुआत ये रहेगी, विकास में जब रोड़े आते हैं ना, तब इसी चीज के आते हैं। जब करना चाहते हैं तो ईर्ष्या आ जाएगी, एक दूसरे की ईर्ष्या है, आपसी माहौल खराब है, और जितने भी वाद है ये है। तो मैं चाहता हूं कि सबसे पहले ये मिटे और उसके बाद में मेरे गांव के विकास की शुरुआत हो। तो किसी प्रकार का परेशानी, रोड़ा, आपसी विवाद ना हो, कि आपसी सहमति के साथ हमारे पंचायत का विकास हो। और जो ये जितनी भी योजनाएं हैं, मान के चलिए आप, जैसे क्या रोड है, पानी है, बिजली है, राणा भाई जी के यहाँ मेला भी लगता है हमारे मंदिर की, वहाँ भी व्यवस्था उग चूक है। आज तक मैंने वहाँ सही व्यवस्था नहीं देखी है। और छोटी मोटी व्यवस्था, कई चीजें होती है पंचायत से जुड़ी हुई, वो सब फिर सुचारू रूप से चले। अच्छा, एक चीज बताइए मुझे कि हरनावा के अंदर, हॉस्पिटल के अंदर किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, और इन व्यवस्थाओं के सुधार के लिए आपका क्या कदम होगा जीतने के बाद?
हरनावा में हॉस्पिटल की व्यवस्थाएं वैसे कहना उचित तो नहीं है, लेकिन कहना पड़ रहा है कि न के बराबर है, अच्छा जिसे हम व्यवस्था बोल ही नहीं सकते, जी, वो अव्यवस्था ही है। अब उसमें एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, इनके कारण नहीं हो रहा, इनके कारण नहीं हो रहा, मारवाड़ी में केवल ओ काई करे और वो काई करे, और ये एक चालू है, ये हमेशा चलता भी रहेगा। बल्कि हरनावा गांव बहुत अच्छा गांव है। यहाँ की आप इस अच्छाई की जो गणना है वो कैसे कर सकते हैं, यहाँ सरकारी कर्मचारी, मास्टर है, डॉक्टर है, या कोई भी बिजली से संबंधित है, पानी से संबंधित है, किसी भी विभाग से संबंधित है, उनमें से कई लोगों ने फर्स्ट ज्वाइनिंग यहाँ ली है और रिटायरमेंट भी यहीं से ली है। अच्छा, यहाँ लोग रुकना चाहते हैं? रुकते हैं, रुके, कई तो 3-3 पीढ़ी से यहीं रुके हुए हैं। अच्छा, 3-3 पीढ़ी से यहीं रुके हुए हैं। और अब इतना, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि एक सरकारी कर्मचारी जो बाहर का है वो यहाँ का रहना चाहता है। ऐसे कई अधिकारी कर्मचारी हैं जो यहाँ रह चुके हैं, रह रहे हैं और रहना चाहते हैं, लंबे टाइम तक रहकर गए हैं। इतना ये तभी वो संभव है जब एक प्यार, भावना, एकता रहती है, तो ये, हाँ, ये है एक आपस में सौंदर्य है, हाँ। लेकिन जब ऐसे मुद्दों की बात आती है, स्पेशली हॉस्पिटल की, जिसमें स्पेशली है, स्पेशली हॉस्पिटल में भी गायनिक इशू एक बड़ा है, क्योंकि महिलाओं को तो सबसे बड़ी सेवा बतौर गायनिक डॉक्टर चाहिए, ताकि उनके प्रसव काल में या इस तरह की किसी भी जांच वगैरह के अंदर उनको एक अच्छी हेल्प मिल सके। तो इनका समाधान बतौर सरपंच आप किस तरह से कर सकते हो? मैं मौखिक वादे करने में थोड़ा कम विश्वास रखता हूँ। फिर भी आपकी संवेदना किस तरह की है? संवेदना है कि मेरा जो बेहतर से बेहतर है, जितने मेरे निवेदन है, प्रयास हैं बड़े लोगों से, क्योंकि बड़े लोगों के हाथ में होता है, सरपंच के हाथ में इतना कुछ नहीं होता है। सरपंच प्रयास कर सकता है, निवेदन कर सकता है, उसमें मैं, लोग 100% देते हैं, मैं कोशिश करूंगा 500% देने की, क्योंकि ये चीजें जयपुर से चलती है, जयपुर से मुझे थोड़ा लगाव है आने जाने का, राजनीति के लोगों से, तो चरण स्पर्श करके किसी से निवेदन करके, ये मेरा प्रयास सबसे ऊपर रहेगा। आम आदमी आपके चुने जाने के बाद तो यही चाहता है कि यहाँ विकास एक मॉड्यूलर लेवल पर आए, एक आइडियल स्तर पर यहाँ पर विकास हो। चलिए, एक बर्नेल से संबंधित मैं समस्या जानना चाहता हूँ कि बर्नेल से लेकर यहाँ तक की जो रोड है, उसका सुधार कितने समय में आप दे सकते हो? देखिए, वो तो बहुत जल्दी होगा। उसका जो होने का जो है कि जैसे पंचायत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो अटल बिहारी जी ने चलाई थी, उसके अंतर्गत जब देखा जाए तो जैसे पंचायतों का आपस में अभी नवीनीकरण हुआ इन दोनों का, तो इसमें ये तो होना संभव ही है। यदि कोई भी सरपंच बनता है, मैं बनूं चाहे कोई भी बने, तो उसका वो श्रेय लेना चाहे तो वो एक तरह की झूठ है। लगभग रोड बन चुकी है और वो बनेगी, आप इसे रख सकते हैं। पिछला पद भी लगभग मेरे पास ही था, उप सरपंच मेरे मदर थे, और SC/ST की सीट होने के कारण। इस बार चुनाव जीतने के बाद किन किन नवाचारों को आप लेकर के आना चाहते हो? कौन कौन सी नई चीजें हैं जो नई आप चीजें अपनी तरफ से बिल्कुल। सबसे पहले पानी की समस्या तो मुझे जड़ से खत्म करनी है यहाँ से। ये मैंने सोच रखा है कि घर घर पानी जाए, नल से जाए, ट्यूबवेल हो जहाँ पानी मिल जाए हर जगह का। नागौर यहाँ की समस्या ये है, नागौर जिले की, यहाँ पानी बहुत कम है, जिसमें कई गाँव है जहाँ पानी है, लेकिन अधिकतर गाँवों में पानी कम है। तो जहाँ ट्यूबवेल कर सकते हैं अपन, बोरवेल ट्यूबवेल चल रही है अभी पंचायत के अंतर्गत, तो उनसे मान लीजिए कहीं एक में नहीं मिला, 2 में नहीं मिला, यदि कहीं पे मिल गया, जैसे नाथों की ढाणी है हमारे वहाँ 1-2 ट्यूबवेलों में पानी मिल चुका है पिछले कार्यकाल में, तो उस पानी को हमने वहां तक पहुंचाया जहां ट्यूबवेलों में पानी नहीं था, और वहां पानी नहीं था तो हमने पाइपलाइन द्वारा वहां पहुंचाया। ऐसी 7-8 ढानियों में अलग से पाइपलाइन डाल के, टंकियां डाल के, जिस ट्यूबवेल में पानी था वहां पहुंचाया। इसी माध्यम से हम वापस काम करेंगे। जहां ट्यूबवेल में पानी मिल गया, चाहे 4 किलोमीटर की लाइन डालनी पड़े, चाहे 2 किलोमीटर की लाइन डालनी पड़े, कोशिश यही रहेगी उसके नजदीक में जितने भी लोग हैं, जितनी भी ढाणियां हैं, उनको पानी मिले। बिल्कुल, यानी कि पेयजल से जुड़ी हुई जितनी भी समस्याएं इस बार आप जड़ से खत्म करो। बिल्कुल करूंगा। गांव को पूरा पक्का वादा दे रहे हो? हाँ, पूरा पक्का। वेरी गुड। अभी कोरोना काल के समय लोगों के घर आप बतौर सेवा के लिए गए हो, लोगों की हेल्प करने के लिए आप गए हो, तो आपने क्या क्या चीजें नोटिस करी? जैसे मैं व्यक्तिगत तौर पर फील करता हूं कि लोगों की आवास की समस्या बड़ी है, लोगों की खाद्य समस्या एक बहुत ही बड़ी समस्या है, शौचालय की समस्या बहुत बड़ी समस्या है, विद्युत नहीं है लोगों के पास। इन सारी चीजों को क्या दृष्टिकोण है आपका? आवास की समस्या को किस तरह सॉल्व करना चाहते हैं आप? आवास की समस्या
भाई आजकल लोगों के दिमाग में क्या है कि हम वो सरकारी योजना से कनेक्ट हो ही नहीं पाते हैं। हाँ, कईयों को तो हाँ, पता ही हाँ, नहीं है कि ये मॉड्यूल कैसे सेट होगा, हमारे घर हमें लोन कैसे मिलेगा, या किसी जो योजना से हम कैसे जुड़ेंगे। तो एक नया कनेक्शन कैसे क्रिएट करेंगे आप, ताकि सरकार से या सरकारी योजना से आम आदमी जुड़ सके। इसमें जो सरकार ने जो योजना चलाई, आवास योजना, ये सरकार की योजना, इसमें सरपंच का सिर्फ ये योगदान रहता है कि उसके जागृति के साथ जो हकदार है, बस वही जो हकदार है वो उनको वो उस जो योजना है उसका सहयोग पूरा पूरा मिले। उसमें मैं आपके चैनल के माध्यम से एक निवेदन करना चाहता हूं, जो कर्मचारी वर्ग है, जो पंचायत लेवल के जितने भी कर्मचारी है, उनसे मेरा निवेदन है कि जो आवास योजना उसी को मिलेगी जिसके पास कुछ है नहीं रहने के लिए, बिल्कुल सही बात। और जिसके पास रहने के लिए नहीं है तो फिर खाने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। फिर गाँव की स्थिति सबको पता है कि क्या है क्या नहीं है, कर्मचारियों को भी पता है, बड़े अधिकारियों को भी पता है, सरकारों को भी पता है। परंतु उसमें क्या होता है कि पिछले साल मैंने देखा था कि एक चैनल चलती है, एक जिसे हम हल्का सा भ्रष्टाचार का रूप भी दे सकते हैं शब्दों में, तो वो चैनल को मेरा सबसे निवेदन है कि उस चैनल को इन गरीबों की योजनाओं में कम किया जाए। आपकी ठेकेदारियों में और जितने भी काम होते हैं उनमें होता है, कहीं कीजिए। ये भारत के ब्लड में घुस चुका है, भारत के हर अधिकारी में घुस चुका है। 5-10% बचे हुए हैं, मैं सबको नहीं कह सकता, माफी चाहता हूं यदि बुरा लगे तो। 10% अभी भी बचे हुए ईमानदार लोग हैं, लेकिन जब तक वो चेन, भ्रष्टाचार की चेन में थोड़ी कमी नहीं आएगी, तब तक वो योजना सरपंच चाहे कितना प्रयास कर ले, थोड़ा लाभ कम मिल पाएगा। आम आदमी की आवश्यकताओं और सरकारी योजनाओं के बीच में आपको एक ब्रिज का काम करना, माध्यम आपको बनना पड़ेगा। लोगों की पहचान आपको करनी पड़ेगी कि भाई ये वास्तव में अभावग्रस्त लोग हैं और इनको सहायता मिले जल्दी से जल्दी। हाँ, ये बिल्कुल ये माध्यम का जो मैं सरकार की योजना और पंचायत ग्रामवासियों के बीच का जो माध्यम है, उसमें मैं मेरा पूरा योगदान दूंगा, तन मन और धन से। बच्चियों की शिक्षा के बारे में मुझे पता चला कि यहाँ पर केवल 8वीं तक स्कूल है साहब, और परीक्षा उसके बाद में बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए जाना पड़ता है। छोटी बच्चियों की ये 10वीं तक की जो परीक्षाएं होती है या 10वीं तक की पढ़ाई जो होती है, उसको आप अपने लेवल पर कैसे रिजॉल्व करना चाहेंगे? उसमें यही प्रयास कर सकते हैं, करेंगे, और यही कर सकते हैं कि जितने भी जो बच्चों की स्कूल को प्रमोट करने के लिए, उसे 8वीं से 10वीं तक ले जाने के लिए जितने भी माध्यम है, जैसे मंत्रीगण है, अधिकारीगण है, उनके पास जाएंगे, उनसे निवेदन करेंगे। ग्रामीण लोगों के समूह के साथ भी कुछ मुझे सहयोग मिलेगा तो मैं इन लोगों का सहयोग भी लूंगा। बिल्कुल 10वीं तक स्कूल हो जानी चाहिए। हाँ, कोशिश पूरी रहेगी। ये बिल्कुल चाहिए, आम आवश्यकता है। बिल्कुल आम आवश्यकता है। आज लड़कियों को पढ़ने, आदि से कई लड़कियां तो सिर्फ इसलिए पढ़ाई छोड़ देती है कि भाई अब हमें बाहर जाना पड़ेगा, और ये एक बड़ी बात, ये एक माहौल की मजबूरी भी है। और इस चीज को माता पिता ज्यादा थोड़ा लेते भी हैं। लड़कियों का मामला मजबूरी है, बिल्कुल है। हाँ, बिल्कुल है, आपका कहना सही है। अभी लॉकडाउन के समय आपने जैसे आम आदमियों की, आम लोगों की, जरूरतमंदों की मदद करी, तो आपने क्या महसूस किया? लोगों की खाद्य सुरक्षा किस लेवल की है? वास्तविकता और धरातल पर क्या फर्क महसूस करते हो आप? सरकार की तरफ से जो योजना है वो बहुत अच्छी है, चाहे वो सरकार कोई सी भी रही हो, सब अपना बेहतर करते हैं इन चीज़ों में गरीबों के लिए। और जैसे जैसे वो योजना शुरू होती है, दिल्ली से होती है, राजस्थान से होती है, जहाँ से भी राजस्थान में जयपुर से होती है, आती है धीरे धीरे जैसे ग्रामीण परिवेश में पहुँचती है, जहाँ खाद्य सुरक्षा से जोड़ने का मामला है, जिसमें 2 प्रकार के मुद्दे हैं यहाँ पे, सब जगह है, यहाँ पे नहीं, सब जगह ये चीज़ आपको सब जगह देखने को मिलेगी। पहला ये, खाद्य सुरक्षा से वो लोग वंचित हैं जो उसके लायक हैं और उनका अधिकार है, वो वंचित है। उसका कारण मेरे नज़र से ये राजनीतिक दलों के जो आपसी तालमेल होते हैं ना, उनका ये, जैसे आज इसकी सरकार है तो इनके एसडीएम साहब लगेंगे, इनके तहसीलदार लगेंगे, इनके अधिकारी लगेंगे, तो जैसे ही फाइलें जाएगी, कार्यकर्ता यदि दूसरी पार्टी का है या वो दूसरे तरीके से दूसरे किसी संबंध से या किसी कुर्सी के लिए प्रयास कर रहा है, देखिए प्रयास तो सब करते हैं, तो वो जब कर रहा है तो वहां जाते वो फाइलें वापस देखा जाता है, सारे समझे जाते हैं कि कैसा क्या है, तो इन वहां जाते वो फाइलें वापस आ जाती है, क्योंकि धरातल का किसी बड़े अधिकारी को पता नहीं है कि हमारे धरातल पे क्या चल रहा है, किसी को नहीं पता है। 4 आदमियों के अलावा 5वें से वो बोलचाल तक नहीं करते, वो बोलते तक नहीं है, तो उनको कैसे पता चलेगा कि नीचे क्या चल रहा है। और वो कुछ फाइलें हैं जो घूम फिर के वापस आ जाती है। दूसरा मुद्दा ये है कि आप जो राशन डीलर होते हैं, जो खाद्य सुरक्षा से जुड़े हुए इन लोगों को जो
देते हैं राशन वगैरह, ये एक अहम मुद्दा है। इसमें हर जगह एक ऐसा भ्रष्टाचार फैला हुआ है, हर जगह कि आधी बार दे देते हैं, नहीं देते हैं, बहका देते हैं, फिंगरप्रिंट नहीं आए, ये नहीं आए। उससे पहले जब रजिस्टर था तब तो बिल्कुल मुंह ही नहीं लगाते थे। अब तो ओटीपी करके मोदी जी ने बहुत अच्छा किया है, अंगूठा लगाना इंटरनेट से जोड़ के, ऑनलाइन करके। तो आज उन राशन डीलरों की मजबूरी हो गई कि अंगूठा भी लगवाना पड़ेगा, ओटीपी लेना पड़ेगा, लेकिन फिर भी वो गुमराह कर देते हैं। तो इसके बारे में मैंने भी विचार किया है। मेरे गाँव की सबसे बड़ी समस्या मेरे गाँव की यही है। मैंने ये विचार किया कि ये समस्या क्यों है और इसे कैसे मिटाया जाए। तो मेरा व्यक्तिगत विचार है, हो सकता है मैं गलत होऊंगा, मेरा सरकार से या सरकार के जो बड़े अधिकारी हैं, क्योंकि सरकार तो चेंज होती रहती है, जो अधिकारी हैं जो सच में जनता के लिए सोचते हैं, है कई ऐसे अधिकारी हैं जो सच में डीप इस जनता के लिए सोचते हैं, इस भारत के लिए, इस देश के लिए सोचते हैं। उनसे मेरा निवेदन है कि ये जो व्यवस्था है ये हमेशा लगभग ढुलमुल ही रहेगी जब तक राशन के कोटे में एक छोटा मोटा बदलाव नहीं लाया जाता। राशन का कोटा उन लोगों को देना चाहिए जो, जैसे लेने वाला मैं हूं तो मुझे मेरी पंचायत का नहीं, मेरी पंचायत से 30 किलोमीटर या 20 किलोमीटर दूर की पंचायत का दो और उधर वालों को इधर दो। क्योंकि जब उस मेरी पंचायत से यदि मुझे राशन का कोटा मिलता है तो मेरा प्रभुत्व है, मेरा परिवार का प्रभुत्व है, आपस में मेल जोल, आपस में किसी प्रकार की गठबंधन, तो यहाँ का एक वो प्रभुत्व ऐसा जमा लेते हैं धीरे धीरे कि जो बड़े लोग हैं उन तक तो मेंटेन रहते हैं और बस फिर दूसरा कोई बोल भी नहीं सकता सामने। आपसी तालमेल कोई खराब नहीं करना चाहता, आपसी तालमेल और आपसी रिश्ते कोई खराब नहीं करना चाहता। मेरा सरकार से और सभी अधिकारियों से निवेदन है कि राशन के कोटे में ये प्रणाली जरूर चेंज करें कि जिस व्यक्ति को राशन का कोटा लेना है उसे उस पंचायत का ना देकर 3 पंचायत छोड़ के 4थी पंचायत में देवें। तो वहां का व्यक्ति को आवाज उठाना भी चाहे तो वो आराम से उठा सकता है। जहां की मान लीजिए मैं यहाँ पे आज आवाज उठाऊं तो यहाँ आपस में सबके मिलने वाले हैं ही, सब परिवार वाले से, एक गांव एक परिवार ही है, तो सब आपस में, तो वो सोचता है मैं मेरे रिश्ते क्यों खराब करूं, वो सोचता है मैं मेरे रिश्ते क्यों खराब करूं। कोई सामने आ गया तो फोन कर देंगे, हाँ इन गाँव दे दीजो, इनको काम कर दीजो, दिन राजी कर दे भेज दे। तो ये चीज का, इस चीज से बाहर निकलने का ये रास्ता है और दूसरा कोई रास्ता नहीं। इन सबको 30-30 किलोमीटर दूर पटको, इस पंचायत से उधर, इस पंचायत से इधर, तभी निस्तारण होगा और लोग खुल के बोलेंगे भी। ये एक अच्छा समाधान है। चलिए, अब एक समस्या और है यहाँ की जो रोड लाइट से जुड़ी हुई है। जी, आप ये समस्या मत लाइए, ये मेरे उसमें है, मेरे आपकी प्राथमिकता पानी में आके रह गए, मेरी जो है वो आप इसमें है मेरे ऑलरेडी। रोड लाइट मत लीजिए, रोड लाइट एक छोटा सा मुद्दा है। मैं जो मैंने सोच रखा है, तो परमात्मा क्या करवाएगा, क्योंकि उससे बड़ा कोई नहीं है, पृथ्वी उसी की है, हम सब तो एक बस नए मात्र प्रयास करने वाले हैं। मेरा सबसे पहले पानी वाला हो गया, उसके बाद में है कि कोई भी बिजली से वंचित ना रहे, आना जाना करके जैसे भी उनका वो बिजली मिल जाए। खाद्य सुरक्षा से जुड़े हुए लोग हैं उनको मिले, और जो सच में खाद्य सुरक्षा के अधिकार है उनका, जो वंचित है उनको मिले। अधिकारियों से मेरा निवेदन है कि फाइलें वापस ना फेंके राजनीतिक दलों के उस गठबंधन में या दबाव में या जातिवाद के स्तर पर, या इसके वोटर ज्यादा है इसके कम है, ये जरूर आप लोग ध्यान रखें। और मेरा नहीं, मैं चाहे आऊं चाहे नहीं आऊं, सभी सरपंच कोई भी आए, खाद्य सुरक्षा का कोई भी व्यक्ति है तो उसको खाद्य सुरक्षा का अधिकार मिलना चाहिए, एक भी वंचित नहीं रहना चाहिए। 10 ज्यादा चला जाए तो कुछ नहीं, चलो जा रहा है, इसी भारत के वासी हैं, 2 किलो गेहूं मिल गए तो मिल गए, क्या है, इतना बड़े बड़े भ्रष्टाचार हो रहे हैं देश के अंदर। 2 किलो गेहूं यदि किसी घर पे चले जाते हैं तो कोई वो नहीं है, सरकारों को कोई परेशानी नहीं है। अब फिर नेक्स्ट ये है कि हमारे गाँव में एक समस्या है कि नालियों संबंधी है। तो नालियों के अंदर क्या है कि एक तो कुछ आकार, भौगोलिक आकार के कारण कहीं खड्डे हैं, कहीं कुछ है, तो उसको लेके भी मेरा विशेष टारगेट ये है कि एक उच्च लेवल की नालियों की व्यवस्था हो, सफाई, ताकि सफाई रहे और एक लोटा भी पानी डाले तो वो बाहर निकल जाएगा वहां से, इस स्तर पर नालियों की व्यवस्था हो। एक सफाई के अंदर हर जगह सूखे कचरे का, गीले कचरे के वो डिब्बे रखे जाएं, और सब उसके अंदर जो भी है उन थोड़ा बहुत तो ग्रामीणों को भी समझना पड़ेगा। नहीं तो डिब्बा पड़ा इधर, कचरा पड़ा इधर, तो ये संभव नहीं हो पाएगा। और उस कचरों के डिब्बों को कलेक्ट करके गांव से बाहर फेंका जाए, और जितने भी पुराने हमारे गांव के बीच के अंदर 2-3 जगह बीच गांव में पुराने कुएं जो जर्जर अवस्था में, मैं चाहता हूं उनको एक शानदार ग्रामीण कलाकृति देके उनकी ऐसा लगे कि सच में ये कुछ है।
वो पुराने टाइम के भी हैं। ग्रामीण परिवेश की झलक सी हाँ, झलक सी नजर आए, जैसे पनघट है, पनघट के पास जमघट है, एक ऐसा माहौल सा क्रिएट होता रहे। एक और सवाल मेरे मन में चल रहा है कि यह हरनावा अपने आप में राणा बाई के कारण जाना जाता है, पहचाना जाता है। राणा बाई का नाम लोग हरनावा के साथ लेते हैं। बिल्कुल लेते हैं। तो इस यहाँ पर मेला लगता है, यहाँ पर बहुत सारे यात्री जातरू वगैरह सब खूब आते हैं। इसे क्या आप नया आकार देना चाहते हो? कैसी व्यवस्थाएं रहती है मेले की, क्या तकलीफें हैं? मेले की सबसे बड़ी समस्या ये रहती है कि व्यवस्थाएं जो है, क्योंकि श्रद्धालु ज़्यादा आते हैं और तो भीड़ भी होगी, वो आएंगे तो साधन भी आएंगे। तो सबसे बड़ी समस्या है कि ये जो भीड़ भड़ाका है ये ना होकर एक शांति से दर्शन हो सबको, एक ये खचपच भीचावा चीज़ होती है अंदर बजे खचपच होती है, ये ना हो। और जिसमें एक दो बार किया भी था मैंने पूरे गांव को, जिसमें सिर्फ आदमी घुसने की जगह रखी थी, बाकी गाड़ियों का रास्ते बाहर करे थे और खेतों के अंदर पार्किंग गांव से बाहर करी थी। हाँ, उसमें थोड़ा ग्रामीणों का सहयोग कम मिल पाया, तो मैंने फिर उससे थोड़ा किनारा कर लिया। तो इस बार आप चाहते हो कि पार्किंग की व्यवस्था ढंग से हो? हाँ, पार्किंग की हो, और दर्शनों के लिए भी आराम से आवागमन हो, की पानी की व्यवस्था, अन्य जो छोटी मोटी पेयजल की व्यवस्था, ये आवश्यक है साहब, बहुत मौलिक आवश्यकता है ये। तो ये लोकतंत्र की प्रथम सीढ़ी है साहब। सरपंच का चुनाव तो बहुत छोटा चुनाव होता है, तो वहां पर तो ये चीजें, ये मुद्दे, ये राष्ट्रीय मुद्दे नहीं है, गांव के मुद्दे ही सॉल्व करने हैं। समझे नहीं मेरा कहने का तात्पर्य। ये लोग बोलने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये पता है लोगों की जागृति आ चुकी है, इसलिए वापस उनको जवाब मिले इसलिए नहीं बोल रहे। इस लेवल के झूठे वादे कर रहे हैं, सब कर रहे हैं मिलजुल के, एक दूसरे की बुराई कर रहे हैं, खेचतान कर रहे हैं। और विकास तो मौखिक रूप से कुछ नहीं होता। मैंने बचपन में एक कथा सुनी थी, शायद हो सकती है वो सच है एक झूठ है। श्रीनाथ जी का मंदिर है नाथद्वारा में, तो ये ज्यादा बचपन में तो नहीं सुनी थी, मतलब जैसे मैं 12th में या था उस समय की बात है कि श्रीनाथ जी का मंदिर है, वहां घी आता है एक टैंकर भर के। एक टैंकर भर के कहां से आता है किसी को नहीं पता, और हर महीने का एक टैंकर आता है या एक साल का एक टैंकर आता है, मुझे याद नहीं अच्छे से। उसमें जब बिल्टियां चेक होती है तो बिल्टी में लिखा होता है, बिल्टी जो आती है, जो एड्रेस आता है भाई कहां से आया माल कहां जाएगा, उसको बिल्टी बोलते हैं। उस बिल्टी में लिखा होता है, भेजने वाले का नाम जो होता है उस जगह पे लिखा होता है श्रीनाथ, पाने वाले का लिखा होता है वहीं लिखा होता है श्रीनाथ। तो भेजने वाला भी श्रीनाथ, पाने वाला भी श्रीनाथ। तो मैं कहना कुछ नहीं चाहूंगा, करके जो मुझसे होगा वो मैं करके ही बताना चाहता हूँ। लॉकडाउन के अंदर भी मैंने देखा है कि आपने काफी जरूरतमंदों को सेवाएं दी है, और ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो लोग, जैसे मेरे भी सोशल मीडिया पे, मेरे क्या सोशल मीडिया यूज करना थोड़ा मैं कम जानता हूँ, क्योंकि समय थोड़ा उसमें बर्बाद सा ही होता है, इसलिए। तो मेरे भाई है छोटे, उनको बोल रखा है वो कर देते हैं, और वो मुझसे उचित करते हैं, अच्छा करते हैं, उन्हें उस चीज़ का अच्छी जानकारी और नॉलेज भी है। तो मैं उस बारे में शायद कुछ नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि ये जो किया है लोग, इसे भामाशाह का रूप देते हैं, कहीं पर भी करते हैं। तो शायद मेरे भी भाइयों ने लिख दिया था भामाशाह, मैंने कहा था हटाओ, ये बाटा भामाशाह है क्या होता है भामाशाह? भाई इतना सा कोई 4 कट्टे लेके घूमे तो मैं मेरे स्वार्थ के लिए घुमाऊं, मास्क लेके घुमाऊं तो मेरे स्वार्थ के लिए घुमाऊं, कि भाई मैं जाऊंगा लोग मुझसे मिलेंगे तो लोगों को लगेगा यार वो सरपंचों को आपके चुनाव में वोट इन देना है। तो ये कोई भामाशाह की रूलिंग में नहीं आता है, कोई ऐसा भामाशाह इसे नहीं कहते। गुप्त बडेरे सब कह के गए, गुप्त दान महादान होता है। परमपिता परमेश्वर हमेशा भावों को देखता है, भावनाओं को देखता है, क्रिया को नहीं देखता है, सोच को देखता है। तो मैं इस चीज भामाशाह नाम से या डोनेशन के नाम से मैंने क्या किया? मैंने कुछ भी नहीं किया। यानी कि आप जमीनी लेवल पर अपने दिल से बदलाव चाहते हो इस बार, और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि यदि आप हरनावा से बतौर सरपंच चुने जाते हैं तो यहाँ के लोग आपसे ज़्यादा से ज़्यादा सेवाएं लेंगे और आप एक नया बदलाव लेकर के आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा पूरा प्रयास रहेगा, और हरनावा की जनता को भी आभार मेरी तरफ से। जरूर। हरनावा की जनता को मेरी तरफ से नमस्कार, आशीर्वाद प्रदान करें मुझे। मैं हरनावा पंचायत के सभी ग्रामवासियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि जो अभी ये चुनावी दंगल है सरपंच पद के लिए, उसमें आप सब मुझे आपके वोट और आशीर्वाद देके मुझे सरपंच पद के लिए चुने और आशीर्वाद प्रदान करें।